वापस एक बार मैं दीप गजबे। आज के वीडियो में आप देखेंगे कि भारत ने मैन्युफैक्चरिंग में कितनी प्रगति की है और आने वाले दिनों में भारत क्या मैन्युफैक्चरिंग में प्रगति करने वाला है और क्यों कोटक ने इस वक्त में ये मैन्युफैक्चरिंग इंडिया का फंड लेके आया है। चलिए चलते चालू करते हैं, बट उसके पहले वापस एक बार आप सबसे गुजारिश रिक्वेस्ट, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल इंपीरियल मनी इन्वेस्टमेंट सही फ्यूचर सही, बिकॉज इसी तरह से हम लोग आपके लिए NF और बहुत सारी अलग अलग इंक्लूडिंग म्यूचुअल और फंड मैनेजर टाइप की चीज़ें भी लेके आते रहते हैं। समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या एग्जैक्टली आज के फंड में है। कोटक का मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया फंड इन्वेस्टिंग इन कंपनीज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में कौन सी जो कंपनियां हैं उसके लिए कोटक कैसे इस पूरे पर्टिकुलर फंड को अपने आप को प्रमोट कर रहा है या फिर प्लेस कर रहा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसमें आपका पैसा बनेगा। राइट, NFO चालू हो रहा है 1 फरवरी से और एंड होगा 15 फरवरी तक। नाउ आप जानते हैं वहाँ पिछले कुछ अरसे से कि इंडिया ने IT का एक्सपोर्ट जो है वो सऊदी अरब जितना पूरी दुनिया में ऑयल इंपोर्ट करता है, उससे जितने पैसे बनाता है उतना ही पैसा इंडिया भारत जो है वो दूसरी देशों में IT एक्सपोर्ट करके बनाता है, उसको सरपास कर दिया है। और ये रहा इसका चार्ट। राइट, इंडिया जो है अभी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है फार्मा का इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड 14 इंटू द वैल्यू थोड़ा सा अपना कम है, लेकिन तीसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर। तो ये रहा ग्राफ इसका कि कैसे हम लोग फार्मा 900 बिलियन डॉलर से जो लेके बिलियन रुपीज़ से लेके हम लोग 1800 मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया अभी हमारा जो है 200% का हमारा एक्सपोर्ट हो गया है फार्मा का और IT का। नाउ ये इसका रिलेवेंस क्या है, तो ये रिनाइसेंस बताता था कि हम लोग विनिंग फार्मूला मैन्युफैक्चरिंग जो है विनिंग फार्मूला है फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम का। तो अभी तक क्या होता था, पहले हमारा सारा मोबाइल फ़ोन जो है वो दूसरे देशों से आता था बन के। अभी भारत 100% मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती है और दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट जो इंडिया में है सैमसंग का नोएडा में। राइट, अब PLI स्कीम जो है ना, PLI स्कीम क्या कर रही है, इंसेंटिवाइज कर रही है सारी कंपनियों को जिनके पास कैश है। और भारत में जितनी निफ्टी की टॉप 50 कंपनियां जो थी उन्होंने जितना पैसा बनाया है या जितना पैसा उनके पास कैश में पड़ा है, अगर वो म्यूचुअल फंड में डाल के छोड़ देते तो उनको 5-6% मिलता है। उससे अच्छा PLI स्कीम अगर मिल रही है तो PLI स्कीम में जो पैसा वो लोग डालेंगे तो उसमें क्या होगा, उनका एक तो मैन्युफैक्चरिंग उनका इंसेंटिव जो है वो बाय डिफॉल्ट मिल गया, साथ में उनका कैपेसिटी एक्सटेंशन या कैपेसिटी एक्सपेंशन हो गया। राइट, 100% उन्होंने ऑटोमेटिक FDI कर दिया है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की मैं बात कर रहा था, अभी और कुछ सेगमेंट है जहाँ पे लोग 100% ऑटोमेटिक FDI कर रहे हैं। टैक्स कट कर दिया उन्होंने। टैक्स कट करने की वजह से क्या हुआ कि मोटा जो है आपका टैक्स कट होने से आपको बेनिफिट हो गया, तो वो पैसा आपका बचे। सिंगल विंडो क्लियरेंस दे दिया, बहुत ज़्यादा मल्टीपल वाला इशू नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर बना दिया और इम्पोर्ट ड्यूटी में जो है प्रोटेक्शन दे दिया। तो हुआ क्या, मैन्युफैक्चरिंग का जो वैल्यू है, अभी वही मोबाइल की बात कर रहा था, 8 टाइम्स बढ़ गया। मतलब 267 बिलियन INR जो था वो सीधा 2200 में चले गया सर। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, नाउ ट्रेड जो है अभी ये देखिए यहाँ पर ये डेटा बता रहा है कि मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग, ये फार्मा का मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे नीचे आ गया। और ये जो मोबाइल फ़ोन का मैन्युफैक्चरिंग था ना, एक जो यहाँ पे था पहले किसी ज़माने में, मतलब हम लोग इंपोर्ट करते थे, अभी जीरो इंपोर्ट के भी नीचे आ गया। राइट, फूड प्रोसेसिंग हम लोग बहुत अच्छे से है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स है, वाइट गुड्स है, नॉन है, मेडिकल इक्विपमेंट है, डिवाइसेस है, स्पेशलिटी स्टील है, ऑटोमोबाइल है, जो भी जो हम लोग बहुत सारा जो है अभी भी इंपोर्ट करते हैं, बट काफ़ी सारा स्ट्रीमलाइन हो गया। और टेक्सटाइल तो पूरा जीरो हो गया ऑलमोस्ट। राइट, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझने की कोशिश करेंगे कि वाई मैन्युफैक्चरिंग थीम ये आपके लिए काम करेगी। नाउ मैन्युफैक्चरिंग में जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट सेटअप हुआ है। तो मतलब 2014 से लेके 2021 में अमेजिंग मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स आए। तो शेयर जो है और नए फंड का ये बहुत अमेजिंग लेवल पे पहुंच गया है। सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखता है मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ में। राइट, तो यहाँ पे जहाँ हम लोग 2020 में थे, एक्सपेक्टेड है 2026 तक हम लोग डबल मतलब 5.5% से लेके इसका 7% GDP में जो है वो यू कैन से द वैल्यू एडिशन हो जाएगा। राइट, और अगर 7% का वैल्यूएडिशन हो जाता है तो रियल मैन्युफैक्चरिंग GFCF जो है ये डबल हो जाएगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, नाउ फोकस थीम क्या रहेगी मैन्युफैक्चरिंग की, तो चाइना प्लस वन। तो अभी तक जो है वो पूरा मैन्युफैक्चरिंग का जो हब है वो चाइना हुआ करता था, लेकिन चूंकि जो कोरोना में हुआ आप सब लोगों को पता है कि क्या हुआ, तो उसके वजह से लेकिन दुनिया भी जो है वो एक अल्टरनेटिव डेस्टिनेशन देख रही है। और इंडिया से अच्छा अल्टरनेटिव डेस्टिनेशन और क्या ही होगा। राइट, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम ने लोग सारी कंपनियों को बहुत आगे बढ़ाया है। इस यहाँ पे अपने यहाँ
मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स है उसको सेटअप करने के लिए। इससे होगा क्या, डीलीवरेज बैलेंस शीट जो है ना कॉर्पोरेट की जो कैश पड़ा हुआ है वो डीलीवरेज हो जाएगा। हाउसिंग जो सेक्टर है वो टेक ऑफ करेगा, बिकॉज बहुत सारा जब जॉब क्रिएट होता है तो आप घर लेने के बारे में भी ज़्यादा सोचते हो। और रीइमेजिनिंग इंडियाज कार्बन फुटप्रिंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पांचों पॉइंट हम लोग वापस बात करेंगे। नो चाइना प्लस वन को लेते हैं तो चाइना ने दुनिया को कोविड दिया और हम लोगों ने वैक्सीन दिया। 11.5 करोड़ वैक्सीन जो है इंडिया ने यहाँ से लोगों 97 अलग अलग कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया है। तो इंडिया ने क्या किया, एज एक्सपोर्ट का कॉम्पिटेंट अल्टरनेटिव चाइना के कंपेयर में हम लोग बन सकते हैं। क्योंकि एंटी डंपिंग जो है वो मेजर चाइना के अगेंस्ट में इंडिया ने लिए है, और इसके अलावा ड्यूटी तो बढ़ाई है, साथ में यहाँ की कंपनी को जो है काफ़ी सारा इंसेंटिवाइज कर दिया है। गवर्नमेंट ने जो PLI स्कीम अनाउंस की उससे काफ़ी सारा मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिला है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडियन रुपये रिलेटिवली बहुत कॉम्पिटिटिव है कंपेयर टू चाइनीज युआन, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से हम लोग जो है एक बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट बनते हैं, ताकि जब हम लोग माल बेचेंगे तो हमारा माल सस्ता होगा, हमको ज़्यादा पैसा, और ज़्यादा सस्ते में हम लोग बेच पाएंगे तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे हमसे। सो दैट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अनदर थिंग, प्रोडक्शन लिंक्स इंसेंटिव स्कीम ने क्या किया, तो इसने जितनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग उसको एनहेंस कर दिया, और एनहेंस करने का रीज़न भी क्या था कि कॉम्पिटिटिव हो गया लोकल मार्केट, लोकल गुड्स, तो बेचने के लिए प्रॉब्लम नहीं जाएगा। सो PLI स्कीम अट्रैक्ट्स इन्वेस्टमेंट अराउंड 1.3 ट्रिलियन INR ओवर नेक्स्ट 5 ईयर, मतलब सोचिए 1.5 लाख करोड़ का जो है वो अगर PLI स्कीम आता है तो अगले 5 साल में क्या हो जाएगा। इट्स अमेजिंग, राइट। ये PLI स्कीम ने क्या किया, तो 1.7% जो है वो 20/27 जो GDP में ऐड करेगा, और 1.7 GDP में ऐड करेगा तो आपका GDP का जो बेस है वो सिर्फ IT और कंजम्पशन पे डिपेंड ना रह के जब वो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जाएगा तो एक और मजबूती आपकी पूरी इकोनॉमी को मिलेगी। और ये 13 PLI स्कीम जो है अभी तक एस्टिमेटेड GDP में इम्पैक्ट जनरेट कर चुकी है, और ऑलमोस्ट 2027 में ये यहाँ पे पहुँचेगी, ऐसा एस्टिमेटेड मानना है ना। PLI स्कीम से होगा क्या, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप लोग जब से मैं PLI स्कीम की बात कर रहा हूँ, अब देखिए PLI स्कीम से ऑटोमोबाइल, बैटरी सेल, फार्मा, टेलीकॉम, फूड पैकेजिंग, टेक्सटाइल, स्पेशलिटी स्टील्स, वाइट गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी एंड सोलर PV, इसमें ना 34 मिलियन जॉब्स इनडायरेक्टली जनरेट होंगे और 10 मिलियन जॉब्स ये डायरेक्टली जनरेट होंगे। आप इमेजिन कीजिए कि ऑलमोस्ट मतलब 5 करोड़ जॉब्स जब जनरेट होंगे, द सीन वुड बी एवरेज, द सीन वुड बी ऑल टुगेदर डिफरेंट। 5 करोड़ जॉब्स, अच्छे पेमेंट वाले जॉब्स, राइट। सो डीलिवरेज बैलेंस शीट, तो कंपनियों के पास जो पैसा पड़ा हुआ है, इंस्टेड ऑफ कीपिंग इनटू द म्यूचुअल फंड, जब यही पैसा मैन्युफैक्चरिंग में आएगा तो पूरा डीलिवरेज होगा, और डीलिवरेज तो उसके ऊपर जो ROE है वो और ज़्यादा अच्छे से बढ़ेगा। सो इंक्रीज कैश फ्लो जो है ना वो डीलिवरेज करेगा। सो CFO इस कैपेक्स इनकॉर्पोरेशन है 2 डिकेड्स हाई, यहाँ पे 20 साल में सबसे हाई है जी यहाँ पे CFO का जो कैपेक्स साइकिल है वो। और ये भी डेटा यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि डीलिवरेजिंग साइकिल प्ले आउट काम करेगा, राइट। नाउ इज द वर्स्ट ओवर इन द प्राइवेट कैपेक्स साइकिल, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है यहाँ पे स्टेबलाइज हो गया है, 60% 2021 में बाय डिफॉल्ट आ गया, स्टेबलाइज हो गया, मतलब 2020-2021 की मैं बात कर रहा हूँ जो कि सबसे वर्स्ट टाइम था अपनी कंट्री का, अपने इकॉनमी का। और एक साउथ में 80% आ गया। एट द सेम टाइम स्टील टॉप 6 जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो 80% के आसपास तक पहुँच चुका है। तो 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इन एक्स साउथ। सो टॉप 6 प्लेयर्स ऑपरेटिंग एट द पिक यूटिलाइजेशन, दैट इज स्टील में, एंड सीमेंट में 80% ऑलरेडी है। सो दैट साउथ को छोड़ के, सो यू कैन इमेजिन what kind of actually the capacity utilization is getting done. So average ऑर्डर जो है वो नए ऑर्डर भी दिख रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी हाई लेवरेजिंग है, और इन्वेंट्रीज भी जो है वो काफ़ी नीचे आ गई है। तो सब कुछ एकदम परफेक्ट और स्टेबल है। हाउसिंग काफ़ी टिक ऑफ करेगा, और हाउसिंग टिक ऑफ करने का रीज़न भी क्या है कि रियल इस्टेट जो है एक्सेलरेट करता है ग्रोथ। रियल इस्टेट कम से कम 12, 14, 15 डिफरेंट सेगमेंट से जुड़ा होता है, तो वहाँ पे काफ़ी सारा जो है वो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो पूरा बहुत अच्छे से काम करता है। रेरा के भी फ़ायदे बहुत अच्छे से आ गए। वर्क फ्रॉम होम ने अपनी रहने के घर को रीडिफाइन कर दिया है, और इंटरेस्ट रेट सबसे लो पे है। तो मोस्टली सारी चीज़ें हाउसिंग सेक्टर के लिए, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए बहुत अच्छी है, ऐसा कोटक को लगता है। रियल एस्टेट एक्सेलरेटेड ग्रोथ करेगा, सो दैट इज़ समथिंग रियली गुड। और अगर वो अच्छा है तो सर्टनली भी यहाँ पे वापस से हाउसिंग कैपेक्स आएगा। रियल एस्टेट रिवाइवल बहुत अच्छे से होने के पूरे चांसेस है। तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, हाउसिंग फर्निशिंग्स, इंटरनेट, होम इंश्योरेंस, कंज्यूमर ड्यूरेबल, इसके अलावा रेजिडेंशियल डेवलपर्स, सीमेंट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर, EPC कॉन्ट्रैक्टर्स, इन सबको जो है बहुत फ़ायदा होगा, ऐसा यहाँ पे कोटक को लगता है।
री इमेजिन इंडियाज कार्बन फुटप्रिंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको देख के देखना मत भूलिएगा, बिकॉज सबसे बड़ा जो रिस्क है क्या था, एनवायरमेंट रिस्क था। इंडिया ने जो काम 2030 में दुनिया करने वाली थी पेरिस एग्रीमेंट के तहत, इंडिया ने ऑलरेडी वो 2021 में अचीव कर लिया है। एंड दैट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट कि कैसे हम लोग कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी को जो है छोड़ के ऑटो सेक्टर में ईवी की तरफ बढ़ रहे हैं, फेम टू पॉलिसी आ रही है, स्पेशल इम्पिटिस दिए जा रहे हैं रिन्यूएबल पॉलिसी को, सीएनजी बहुत अच्छे से यूज़ हो रहा है, मैसिव इन्वेस्टमेंट हो रहा है मल्टीपल सेक्टर्स में, रिन्यूएबल में हायर ईवी पेनिट्रेशन के लिए, इथेनॉल की ब्लेंडिंग जो पहले 3% थी वो 5 पे आई, 5 से अभी 20 पे जा रही है, सो देयर इज समथिंग रियली ग्रेट, और स्मार्ट सिटीज आ रही है। तो ये सब क्या करता है कि आपके कार्बन फुटप्रिंट जो है वो इंडिया इज वे फॉरवर्ड देन कॉप 2026, राइट। सो जब डीकार्बनाइजेशन जो है ये आपके कैपेक्स की एक नई अपॉर्चुनिटी को जनरेट करता है, और इससे होगा क्या कि आपकी कंट्री जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए इकोनॉमिकली और इकोसिस्टम वाइज रेडी है, एंड दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेजेंटिंग कोटक मैन्युफैक्चरिंग इंडिया हब इंडिया फंड क्या बोलता है, ये ओपन एंडेड फंड है, कैपिटल अप्रिसिएशन इसमें बाय डिफॉल्ट होगा, ऐसा इनका मानना है। डायरवन टोटल निफ्टी इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग टोटल रिटर्न इंडेक्स है वो इसका इंडेक्स रहने वाला है। हरीश कृष्णन जो कि इनका पाइनियर फंड भी संभालते हैं, इनके और एक दो फंड संभालते हैं, वो इनके फंड मैनेजर रहेंगे, और अभिषेक बिसेन जी जो है उनका डेट संभालेंगे। तो डेट और इक्विटी दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। 5,000 रुपये लमसम में आप डाल सकते हो, 1 रुपये के मल्टीपल में आप उसमें ऐड कर सकते हो, ऐसे भी बाय डिफॉल्ट उसमें कर सकते हो ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि निफ्टी का जो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, इसने लॉन्ग टर्म में तो निफ्टी को निफ्टी 500 बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया, लेकिन शॉर्ट टर्म में जो है इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। शॉर्ट टर्म में इसने जो है वो निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म नहीं किया, थोड़े से चैलेंजेस थे। चैलेंजेस क्या थे, अंडर परफॉर्मेंस था प्रोवाइडेड अट्रैक्टिव एलोकेशन रहने के बावजूद। तो ये अंडर परफॉर्मेंस तो है 5 साल का 69% टाइम्स, ठीक है। तो इसकी रीज़न क्या है, तो इसके रीज़न अलग अलग हो सकते हैं। क्या रीज़न है, तो रिस्क जो है, अगर मान के चलिए कि ओमिक्रॉन के बाद वापस अगर कोई नया वेरिएंट आया तो दैट कैन बी द वन रीज़न कि जिससे कि फंड में थोड़ा सा चैलेंज आ सकता है। हाई कमोडिटी की प्राइसेस अगर चलेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से बैलेंस शीट पर बहुत बड़ा फर्क आता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को डायरेक्टली इसका नुकसान झेलना पड़ता है। फ्लिप ऑफ गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर सही नहीं रही तो फिर फ्लिप फ्लॉप हो सकता है, और जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट अगर हुए, कुछ और इम्पैक्ट आया रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएटरी, सो दिस आर द रिस्क। एक्चुअली काफ़ी थोड़ा सा रिस्की फंड भी रहेगा, नो डाउट अबाउट इट। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या रिस्क उठा रहे हो। रिस्क मीटर में इट्स टू द हाई रिस्क, बट अगर इसको देखा जाए मोटा मोटा तो मुझे लगता है निफ्टी कोटक को भी लगता है कि दिस इज समथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंड। क्या सेक्टर के एक्सपोजर जो है, प्रेजेंट डाइवर्सिफिकेशन अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, तो ऑटोमोबाइल है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग है, फार्मा है, मेटल है, ऑयल एंड गैस है, कंज्यूमर गुड है, केमिकल है, फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है, टेक्सटाइल है, टेलीकॉम है, पेपर एंड जूट है, कंज्यूमर सर्विसेज है, हेल्थ केयर, सीमेंट है, पाउडर है, मीडिया एंटरटेनमेंट है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, कंस्ट्रक्शन, ये सारी सर्विसेज के अंदर आपकी मतलब आ सकती है। लेकिन ये बाकी सारा जो है टेलीकॉम से लेकर इधर ये सारा जीरो, और इतने सेक्टर जो है 10-12 सेक्टर जो रहेंगे इसमें इनका पूरा वेटेज रहेगा। एंड आई बिलीव अगर किसी को ऐसा लगता है कि भारत मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बहुत आगे बढ़ रहा है तो दिस इज़ अ फंड विच यू कैन सर्टेनली ऑप्ट फॉर। आपको कोई भी कमेंट रहता है, प्लीज़ डू शेयर दिस एंटायर वीडियो अलॉन्ग विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। यू प्लीज़ डू कमेंट ऑल्सो ऑन आवर यूट्यूब चैनल, यहाँ पे नीचे में अगर आपका कुछ क्वेश्चन है, वी विल बी वेरी हैप्पी टू एड्रेस दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई एम श्योर दैट यू विल गो टू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।